गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल से आपको प्रॉपर ग्रुप डी की पूरी सही वे में तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मैथ साइंस के प्रॉपर प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं वो ऐसे वैसी चीज नहीं करवा जा रही, पूरी पूरी ओरिजिनल कंटेंट दिया जा रहा है। ओरिजिनल कंटेंट मतलब वो कि जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो सारी चीजें करवाई जा रही है। चाहे साइंस की चीजें हों चाहे मैथ की चीजें हों, तो आपको जो प्रैक्टिस करवाई जा रही, आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, उनमें मैथ में अगर अच्छे से कर पा रहे हो, साइंस में कर पा रहे हो, तो ये श्योर है कि आप अपनी एक सीट पक्की कर पा रहे हो। अगर अगर आप क्वेश्चनों को अच्छे से टैकल कर पा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो। और सबसे बड़ी बात ये कि अब ये टाइम है कि मैं बचे हुए टाइम पे महीने 2 महीने में आप टेस्ट सबसे ज्यादा मारिएगा। टेस्ट प्रॉपर लगाइए, एनालिसिस कीजिए उसमें हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं, किस पोर्शन कौन से पोर्शन हमारा ज्यादा वीक है, कौन सा अच्छा है। अब जैसे रीजनिंग सबसे ज्यादा नंबर की आने वाली है 30 नंबर की, तो रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। मैथ में अगर गलती कर रहे हो तो मैथ पे ज्यादा फोकस करो। साइंस तो बहुत बड़ा पोर्शन है, उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ो उसको। अगर और फिर रही बात जैसे जो जीएस जी के 20 नंबर का आने वाला है, करंट अफेयर भी मिला के, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल उसको छोड़ना है, पढ़ना है उसको भी। करंट अफेयर पढ़िएगा, उसके साथ में कोई एक ऐसा चैनल पकड़ के चलिए जिसमें स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर पढ़ा है, तो ऐसा चैनल पकड़ के चलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कोयला और पेट्रोल के संरक्षण के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन करें। अब देखो, कोयला और पेट्रोलियम को संरक्षण करने की जरूरत क्यों है। देखो, कोयला और पेट्रोल जो है ये अनवीनीकरण है, या अनवीनीकरण मतलब पुराने तौर पे जिनको हम पुरानी ऊर्जा के तौर पे इनको सोचेंगे, जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए। तो जो चीज खत्म होने वाली है उसी के हम संरक्षण की बात करेंगे। अब जैसे मान लो ये अनवीनीकरण है, तो नवीनीकरण की भी बात कर लेंगे। अगर नवीनीकरण की बात करेंगे तो नवीनीकरण में कौन सी चीज आएगी, तो नवीनीकरण में आएगा जैसे मान लो सोलर ऊर्जा। ठीक है, और आएगा आपका का नाम परमाणविक ऊर्जा। टॉर्च, जो अभी रिसेंट जो आपको ऊर्जा देने में जिनको अभी यूज किए जा रही हैं, जो अभी खोज हुई है जिनकी, वो नवीनीकरण में आएंगे। जो पहले से हैं जैसे कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, तो ये सब अनवीनीकरण में आएंगे। नवीनीकरण में आपका सोलर से बनी चीजें आएंगी, आपकी टार्चें जो आई हैं नई जमाने की वो आएंगे, आपके जैसे कुछ परमाणु रिएक्टर बने हैं नए तरीके से वो आएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इससे महासागरों का अम्लीकरण नहीं होता, जो जलीय जंतुओं की मृत्यु का कारण है। तो जलीय जंतु के मृत्यु का कारण है। क्वेश्चन कह रहा था कोयला और पेट्रोल के संरक्षण के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं, संरक्षण का कुछ कारण नीचे दिए गए, गलत चूज करना है। ये बात देखो, इससे महासागरों का अम्लीकरण नहीं होता है, जो जलीय जंतुओं की मृत्यु का कारण बनते हैं। तो सही बात है। देखो, महासागरों के आस-पास तो पेट्रोल कोयला निकलता है, तो वहां के जीव जंतुओं को नुकसान तो पहुंचता नहीं है, ना वहां के जीव जंतु मरते हैं। तो ये आपका सही लिखा है। ठीक है, यह जलीय परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, यह जलवायु
परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है, ठीक बात लिखिए। नागरिकों का पैसा बचाता है, ये भी सही बात है। लिखा है जो गलत कथन चूज करना है, विवेकपूर्ण उपयोग पर भी वायु प्रदूषण बढ़ाता है। देखो, अगर आप विवेकपूर्ण उपयोग करोगे तो वायु प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। विवेकपूर्ण मतलब ये कि आपको जैसे मान लो जहां तक जाना है तो अब आप पैदल अगर थोड़ी दूर जा सकते हो, अगर जाने वाला है तो पैदल चले जाओ, गाड़ी से ना जाओ। ऐसे भी आप पेट्रोल डीजल बचा सकते हो अगर आप विवेकपूर्ण यूज करोगे पेट्रोल डीजल कोयला को, तो आप प्रदूषण कम फैलाओगे। तो कह रहा है अगर आप विवेकपूर्ण उपयोग पर भी वायु प्रदूषण बढ़ाता है। अगर आप विवेकपूर्ण यूज करोगे तो वायु प्रदूषण उतना नहीं बढ़ेगा बट उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये गलत है, ये आपका गलत है। तो जो गलत है वही आंसर चूज करना है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर 4th हो जाएगा। जो गलत है वही चूज करना है, क्योंकि हमको क्या बताना है? गलत ही बताना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा डैश हो जाएगी। अब देखो, उष्मा की बात करेगा तो एक फार्मूला याद रखना, H बराबर I² R इंटू टी। H क्या है? H है उष्मा या हीट, I क्या है? धारा है, R क्या है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, T क्या है? टाइम है, समय है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, यदि किसी चालक के प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, मतलब जो R था तो उसको क्या कर दिया जाए? 2R कर दिया जाए। प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा कितनी हो जाएगी? R को अगर 2 गुना कर दोगे तो कैसे, नए तरीके से कैसे लिखोगे? H बराबर I² R की जगह कितना? 2R R की जगह कितना लिखोगे? 2R इंटू टी। सही ढंग से लिखोगे तो 2I² R इंटू टी। तो हीट कितनी हो गई? 2 गुना हो गई। तो आप उष्मा कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर आपका 3rd करेक्ट होगा कि हीट भी अगर R को 2 गुना करेंगे तो हमारा जो उष्मा है वो भी 2 गुना हो जाएगी। ये चीज याद रखिए आप फार्मूले से भी ऐसे भी कि R जितने गुना बढ़ेगा उतने गुना हमारी उष्मा भी बढ़ेगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, उसका कारण यह है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने फेरिक क्लोराइड का विलयन लिया और उसमें जिंक के कुछ छोटे टुकड़े डाल दिए। जब फेरिक क्लोराइड का पीला रंग लुप्त हो गया तो किस यौगिक का निर्माण हुआ? फेरिक क्लोराइड का जब लुप्त हो गया तो किस यौगिक का निर्माण हुआ? तो देखो क्या होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, जिंक क्लोराइड का होगा। क्योंकि देखो क्या कह रहा है फेरिक क्लोराइड में क्या डाल रहा है? जिंक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड में जिंक का कुछ छोटे छोटे टुकड़े डालेगा तो क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा, देखो क्लोराइड बाहर हो जाएगा तो ZnCl2 प्लस आयरन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ZnCl2 आयरन अलग हो जाएगा, क्योंकि आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है तो अलग हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा तो जानते हो, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। क्या कहेंगे इसको? खाने का सोडा। या फिर क्या बोलेंगे? या बोलेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो है खाने का सोडा। अगर सूत्र की बात करेंगे NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट।
सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा बोलेंगे इससे। तो ये देखो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ये है, सही लिखा है, ठीक बात है। अब देखो इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज कहाँ, यूज इसका क्या आप अग्निशामक में करते हैं? बिल्कुल करते हैं, अग्निशामक में भी यूज करते हैं। इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है, सही बात है, किया जाता है। देखो दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर ए करेक्ट हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं। अब देखो सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अब सोडियम कार्बोनेट भी देख लो। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O। देखो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे धावन सोडा या फिर धोने का सोडा। ठीक है, देखो अब इसमें हाँ एक चीज और पूछेगा कि खाने के सोडे में पानी के कितने अणु होते हैं। इसमें पूछेगा पानी के अणु तो कितने रहेंगे? 0, कोई पानी का अणु नहीं रहेगा। स्वयं इधर पूछेगा सोडियम कार्बोनेट में पानी के अणु रहेंगे तो कितने रहेंगे? 10। देखो ये देखो 10 लिखे। पूछेगा सोडियम कार्बोनेट में पानी के अणु कितने पाए जाएंगे तो 10 पाए जाएंगे। पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट में तो 0 पाया जाएगा, कोई पानी का अणु नहीं पाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकृतिक केंद्रियों या प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है? पूछ रहा है, मौजूद नहीं होता है। देखो मौजूद क्या क्या होता है पहले देख लो। केंद्रक द्रव्य मौजूद होता है, केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होगा, केंद्रक भित्त मौजूद होगी और राइबोसोम मौजूद होगा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी चीज मौजूद होगी? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक भित्त और राइबोसोम। जो मौजूद नहीं होगा वो केंद्रक झिल्ली। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस जीव के 3 कोष्ठक, हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं? अब देखो कोष्ठक की बात चल रही, देखो मनुष्य पक्षी कितने कोष्ठक होंगे? 4 कक्ष होंगे। मनुष्य में और पक्षियों में 4 कक्ष। ठीक है, मछली में कितने? 2। ठीक, मगरमच्छ मेंढक में कितने? 3। ठीक है, मगरमच्छ और मेंढक में 3। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, इसमें से किस जीव के 3 कोष्ठक हृदय पाए जाते हैं? तो देखो मनुष्य में कितने पाए जाएंगे? 4, पक्षी में भी 4 और मछली में 2, मेंढक में 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3rd, सी आंसर आपका करेक्ट होगा कि मेंढक में 3 कक्षक पाए जाते हैं। ठीक बात है। अब देखो अब ये कौन सा है? ये हृदय के कक्ष हैं, ये है हृदय के कक्ष। अब देखो हृदय से एक चीज पूछेगा, धमनियों और सिरा से लेके। देख लो एक चीज इधर देखो, धमनी और सिरा। देखो धमनी में क्या होगा? धमनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध ब्लड। धमनी में कैसा? शुद्ध रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त। स्वयं सिरा में क्या बहेगा? अशुद्ध, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त बहेगा। ये 2 चीजें पहले याद हो गई। अब देखो अगर लिख दिया पल्मोनरी, अगर लिख दिया यही लिख लो, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। अगर पल्मोनरी उसने लिख दिया तो धमनी में क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा।
अशुद्ध रक्त, और सिरा में क्या होगा? शुद्ध रक्त। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें कि शुद्ध कहाँ होगा, शुद्ध कहाँ होगा ना। तो आज इसका कंफ्यूजन है, खत्म कर लो। देखो, धमनी में शुद्ध और सिरा में अशुद्ध, ठीक है। अगर खाली धमनी लिखा है तो शुद्ध, खाली सिरा लिखा तो अशुद्ध। अगर उसने सामने पल्मोनरी लिख दिया, पल्मोनरी धमनी, तो समझो पल्मोनरी सिरा, तो ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा कि इसमें अशुद्ध होगा। अगर धमनी पल्मोनरी धमनी है जिसमें धमनी में पहले शुद्ध बह रहा था, इसमें अब अशुद्ध बहेगा। पहले सिरे में क्या बह रहा था? अशुद्ध बह रहा था। अगर पल्मोनरी लिख दिया तो उसमें अशुद्ध बहेगा। अगर पल्मोनरी लिख दिया तो इसमें शुद्ध बहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें देख ली आपने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु बनते हैं कितने? देखो, एक मेथेन गैस के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के जो अणु बनेंगे वो कितने बनेंगे? 1 और 2 बनेंगे। 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 अणु जल। एक अणु आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु जल बनेंगे, ठीक बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होगा? देखो, 2-4 पीएच मान आप बिल्कुल रट के जाइएगा। देखो, जठर रस का क्या होगा? जठर रस का 1.6 के आसपास, ठीक है। नींबू का 2.2, ठीक है। अब देखो, बारिश का एसिड रेन, अम्ल वर्षा, एसिड रेन का 5.4, ठीक है। अब देखो क्या पूछे, और क्या ब्लड का पूछेगा 7.4, ठीक है। अब देखो पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का तो कितना होगा? 10.4, ठीक है। तो और किसका पूछ सकता है? तो इतनी चीजें याद रखनी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होगा? 10.4। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? आंसर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखो, क्षमता और फोकस में आप एक रिलेशन पढ़ते होंगे। देखो कैसे क्षमता और एफ बराबर क्या होगा? क्षमता पी और एफ में एक रिलेशन पढ़े होंगे 1/p। एफ कहाँ है? एफ है फोकस, पी क्या है? आपकी डायोप्टर या क्षमता है, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर फोकस मतलब एफ की वैल्यू कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव में ही लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव में ही लेंगे। देखो, हमको क्या निकालना है? क्षमता। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में अगर लिखना रहेगा हमको, अगर सेंटीमीटर में लिखना रहेगा तो 100/p लिखेंगे। ये चीज याद रखना। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे? 100/20, 20 पंचे 100, तो प्लस के 5 डायोप्टर। प्लस के 5 डायोप्टर कहाँ है? ये है प्लस के 5 डायोप्टर। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं आप ये समझ लो, जैसे ए बी है प्लस सी एंड डी है। तो देखो, ए सी के साथ और बी डी के साथ, तो ए सी प्लस बी एंड डी ये बनाएंगी द्विविस्थापन होगा। तो इसमें होगा क्या? इसमें होता है आयनों का बराबर वितरण, आयनों का बराबर वितरण। तो देख लीजिए द्विविस्थापन में क्या होगा? अभिकारक कार्बन होना चाहिए,
दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय, ये सही है, दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय, ये आंसर आपका सही। उत्पादों की संख्या समान संख्या एक होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। उत्पाद तो इसको बोलेंगे, जो एरो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, उत्पाद। ये भी पूछा है आपके आरआरबी में, ये भी पूछा है कि जो एरो लगा होता है इसका मतलब क्या होता है। केवल एक अभिकारक की आवश्यकता होती है, सब नहीं, ये गलत लिखा है। तो क्या होगा, दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होगा, दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होगा। तो आंसर कौन सा, आंसर बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों का कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। बच्चे को पता है कि क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। वाष्पसर्जन क्या होगा, वाष्पसर्जन मतलब जो भाप, जो लिक्विड से भाप बने, किससे, लिक्विड से वाष्प, लिक्विड से वाष्प बने। अब देखो स्थानांतरण चीज अलग है, स्थानांतरण मतलब चीज बढ़ तो रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही, वो स्थानांतरण होगी, लेकिन ये आंसर थोड़ी होगा। कह रहा कार्बन और ऊर्जा का आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होगी। तो कार्बन और ऊर्जा का प्रकार जो प्रोड्यूस करते हैं पेड़ पौधे, तो फोटोसिंथेसिस से तो प्रोड्यूस करेंगे। अवशोषण मतलब किसी चीज का अब्जॉर्प्शन करना, किसी चीज को अपनी ओर अपने में समाना, ये अब्जॉर्प्शन कहलाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। जंतुओं में श्वसन सतह, जंतुओं मतलब हम लोग भी आ जाते हैं जंतुओं में। जंतुओं में श्वसन सतह का कुछ विशेषताएं, श्वसन सतह की बात की जा रही है। श्वसन सतह की बात, पहले श्वसन की बात कर लेते हैं। तो श्वसन जो मनुष्य करेगा, किससे करेगा, फेफड़ों से, फेफड़ों से, ठीक है। मछली किससे करेगी, ये गिल्स से करेगी, गिल्स होंगी ना। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ये आरआरबी में ये भी पूछा गया है कि जो मछलियां ऑक्सीजन लेती हैं या फिर जो जल में ऑक्सीजन होता है, तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से प्रेजेंसी किसकी ज्यादा होगी। तो देखो जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ये ज्यादा होगा इससे जो जल में प्रेजेंट है, जो जल में ऑक्सीजन है, जल में जो ऑक्सीजन है उससे कई गुना ज्यादा है जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो देखो अब फेफड़े की बात करेंगे कि मनुष्य फेफड़ों से सांस लेंगे, तो फेफड़े का जो मुख्य भाग रहेगा किससे, एलुलाई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एलुवली बोलेंगे। अब देखो पढ़ लो, इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। बिल्कुल, अगर ऐसा ना हो कि हम ऑक्सीजन अंदर लिए फिर एक्सहेल किए, इनहेल किए, तो अंदर एक तंत्र मौजूद है जिसको हम फेफड़ा बोलते हैं, सबके अंदर ये होगा, जीवों के अंदर। तो ये बात सही लिखी है। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात लिखी है। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, जो एल्यूलाई होती, नंबर ऑफ एल्यूलाई बहुत सारी होंगी, गुच्छे की जैसी होंगी, तो इनका सतही क्षेत्रफल बहुत होता है, बहुत सतही क्षेत्रफल होता है। ये भी बात सही लिखी है। लिखा है ये सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होते हैं, बिल्कुल, कि बाहर स्थित होंगे तो वो ज्यादा इफेक्टेड होगा, बहुत जल्दी बीमारियां होंगी, तो ये शरीर के अंदर ही स्थित होता है, ये भी बात सही है। ये बहुत मोटी होती है, मोटी नहीं होती, ये चपटी होती है, बहुत चपटी टाइप में, पतली सी, बहुत पतली, लेकिन उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है। ये गलत लिखा है, चपटी मोटी नहीं होती, चपटी होती है। तो कौन सा गलत विकल्प है, तो आपका चौथा विकल्प गलत है। इसका मतलब आंसर हमारा 4th इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जिससे चालक के प्रतिरोध पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखो चालक के प्रतिरोध से याद आई, आप एक फार्मूला जानते होंगे, ये वाला देखो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल अपॉन ए।
ये देखो R L के प्रोपोर्शनल है, R रो के प्रोपोर्शनल है जो मटेरियल को बताएगा, और एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है या प्रोपोर्शनल नहीं है। तो देखो क्या कह रहा है, प्रतिरोध का उसकी या उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो लंबाई का प्रभाव पड़ेगा, अगर R बढ़ाओगे, अगर देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा, तो ये आंसर तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि कह रहा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो मोटाई की बात करें तो मोटाई का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मटेरियल है, यहाँ पे मटेरियल है तो मोटाई का प्रभाव पड़ेगा। तापमान का प्रभाव पड़ेगा, तापमान का प्रभाव ऐसे पड़ेगा, मान लो कोई मटेरियल हमने ले लिया तो उसका भी तो कोई मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और क्वथन पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका भी तो कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो भी मटेरियल लेंगे तो देखो टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा। अब देखो जो आकृति है इस पर नहीं डिपेंड करेगा, काहे नहीं करेगा आकृति पर डिपेंड। मान लो पहले हमने सर्कुलर लिया था, इस बार ट्रायंगुलर ले लिया, ऐसा शेप कर दिए, फिर ऐसा शेप कर दिए, तो क्या इस पे आकृति पे डिपेंड करेगा? आकृति पे डिपेंड नहीं करेगा। आकृति पे आपका अगर रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका? जो गलत बताना था, तो आकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, R बराबर कितनी है? 18 सेंटीमीटर है, बट क्या है? अवतल है। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ एक भाग से बनाया गया है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस, देखो ये अवतल है, ये F है, ठीक है, ये F है, ये ध्रुव है, ये कहीं सेंटर होगा, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखो, अब ये पूरी R होती है, यह वक्रता केंद्र से यहां तक कितनी होगी? R होगी, R होगी, तो ये हमारी ये F कितनी हो जाएगी? ये R/2 हो जाएगी। इसी वजह से एक रिलेशन पढ़ते हो, फोकस बराबर क्या होगा? फोकस बराबर क्या होगा? R/2, यही तो रिलेशन पढ़ते हो। अब फोकस है तो R निकालना है। क्या है? दर्पण की त्रिज्या कितनी है? 18, त्रिज्या 18 है, तो कितना हो जाएगा? 9। बट क्या 9 फोकस थोड़ी आएगा, 9 थोड़ी आएगा, 9 माइनस में आएगा, क्योंकि अवतल है, तो माइनस में 9 ढूंढो, माइनस में 9 यहाँ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका 4th इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? सर्वाधिक धात्विक जो होगा ना, तो देखो कैल्शियम सर्वाधिक धात्विक है? नहीं। बेरियम नहीं, और बेरियम नहीं, कौन सा होगा? स्ट्रेंशियम Sr सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक धात्विक होगा। सर्वाधिक धात्विक ऐसे जानोगे कैसे? देखो कैसे जानोगे, मान लो ऐसे है ना पीरियोडिक टेबल आपकी, ऐसे है ना, देखो इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा? धात्विक गुण घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? आप इधर से इधर जाओगे, इधर की तरफ, तो घटेगा। यहां पे आप देखते होंगे क्या है, ये आपका क्या है? ये आपके उपधातु हैं। क्या है? उपधातु। ये आपके हैं उपधातु, ये आपके उपधातु हैं जो धातु और अधातु को अलग करते हैं, जो धातु और अधातु को अलग करते हैं। इधर सारे क्या हैं? इधर सारे हैं धातु, इधर क्या है? ये अधातु है। तो उपधातु क्या करेंगे? धातु और अधातु को अलग करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी में बहुत बार पूछा है कि जो जिग जैग हमारे जो धातु जिग जैग जो बनाते हैं एलिमेंट, वो किस चीज को अलग करते हैं? तो धातु और अधातु को अलग करते हैं। तो देखो जो हम इधर से इधर जाएंगे तो धात्विक गुण घटता जाता है, तो ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो देखो अब इनको देख लो, तो एसआर जो होगा ना आपका यहां कहीं पाया जाएगा, यहां, ठीक है। तो देखो यहां पे ज्यादा है तो इधर से जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है, तो यहां पे पाया जाएगा। तो इस वजह से आपका
स्ट्रेंशियम सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म समान समजातीय श्रेणी का में होगा? समान समजातीय श्रेणी में होगा। देखो समान समजातीय श्रेणी में कैसे पता करेंगे? पता करेंगे उनके बीच में डिफरेंस जो CH अगर 2 का है ना तो समान समजातीय का है, समान समजातीय का है। समान समजातीय का है, ये देखेंगे। तो देखो CH3CHO, तो देखो यहाँ OH है, यहाँ CHO, इसको ऐसे ही काट दो। ये तो बिल्कुल एक ग्रुप का नहीं है, एक समजातीय श्रेणी का नहीं है। अब देखो C2H5OH, CH3COOH, ये एक ग्रुप का है। देखो यहाँ पे कितने 2 कार्बन H5, यहाँ 1 कार्बन H3, और यहाँ देखो COO, देखो यहाँ भी अगर देखोगे तो अलग अलग हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो CH3OH, CH3, अब यहाँ पे देखो अगर लिखोगे CH, अजीब लिखा, ये भी नहीं होगा। अब आप इस पे आओ, देखो CH3CO CH3 C2, देखो 1 था 2 हो गए, तो C1 बढ़ गया, 1 C बढ़ गया, C3 था C5H में 2 का डिफरेंस आया, और COCH3 सेम है। देखो ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है, तो आंसर आपका 4th इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। देखो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर, ये चुंबक है, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, उत्तरी ध्रुव पे पूछता है, तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी कहां से? उत्तरी ध्रुव से। जाएंगे कहां? दक्षिणी ध्रुव में। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछेगा कि चुंबक के अंदर रेखाओं की दिशा कैसी होगी, तो दिशा होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, अगर चुंबक के अंदर पूछेगा। अगर चुंबक के बाहर पूछेगा तब तो बच्चे को पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, लेकिन RRB ये नहीं पूछेगा, पूछेगा ये कि चुंबक के अंदर रेखाओं की दिशा कैसी होगी, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब चुंबक से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम उससे दूर जाते रहें, चुंबकीय क्षेत्र की अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो चुंबकत्व की पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर दूरी बढ़ा दी जाएगी तो चुंबकत्व की जो क्षमता होगी घटती जाएगी। अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो चुंबकत्व जो होगा ना, चुंबक क्षमता, ऐसे समझो, चुंबक क्षमता क्या होगी? घटती जाएगी। लेकिन अब और घुमाएगा RRB, एक क्वेश्चन और पूछा है कि अगर दूरी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? परिधि बढ़ती जाएगी। अब देखो इसको प्रैक्टिकली समझो, ये यहां से निकला, यहां गया। अब देखो दूरी यहां से यहां बढ़ी, परिधि कितनी ज्यादा हो गई ना, तो दूरी के साथ में परिधि बढ़ेगी। इसके भूल में मत रहना, ये सारी चीज घटती हैं, परिधि क्या होगी? बढ़ेगी। तो देखो इसमें क्या होगा? चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं क्या होंगी? ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं नहीं, समांतर रेखाएं नहीं, ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं कहां होंगी? दक्षिणी ध्रुव पर। तो आंसर कौन सा सही है? आंसर आपका B इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुइला है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। अब देखो अपवर्तनांक मतलब क्या जानते हो? अपवर्तनांक मतलब फैलाव। अपवर्तनांक मतलब फैलाव, ठीक, ये चीज याद रखना, अपवर्तनांक फैलाव। देखो अब फैलाव की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? सबसे अधिक किसका होगा? अधिक होगा बैंगनी का,
सबसे कम किसका होगा? अपवर्तनांक लाल का होगा। ठीक बात है, लाल का होगा। अब देखो एक चीज याद रखो, अब तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा? लाल की। तरंग दैर्ध्य लाल की ज्यादा, बाकी सारी चीजें कम। तरंग दैर्ध्य लाल की ज्यादा, बाकी चीजें कम। बैंगनी का क्या होगा? फैलाव ज्यादा होगा। फैलाव ज्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। ठीक बात है। तो देखेंगे के लिए अपवर्तनांक के बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? देखो अपवर्तनांक कौन से कलर में बताना है? ब्लू, येलो और ग्रीन, नीले, पीले और हरे। ठीक है। तो देखो सबसे जो फैलाव सबसे ज्यादा होगा, जब सबसे ज्यादा जो फैलाव होगा वो पीले का होगा, येलो का होगा। आंसर आपका करेक्ट होगा फोर्थ, आंसर फोर्थ करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिरोध, यह है 10 ओम, यह है 20 ओम, समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जा गया है, तो ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः हैं। तो देखो ए पे निकालोगे, अगर ए पे निकालोगे तो ए पे देखो, ए की बात करेंगे तो ए पे अगर आर की बात करेंगे तो कितना है? 10 ओम। अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो 6 ओम। धारा निकाल लोगे, V बराबर I इंटू आर। तो V कितना है? 6, I कितना है निकालना है, R कितना है? 10। तो I बराबर कितना आ जाएगा? 0.6 एम्पियर। अगर B की बात करेंगे, B की बात भी कर लेंगे। B देखो, B में अगर R कितना है? 20 ओम। बैटरी आपकी तो वोल्ट तो 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें भी निकाल लो। V 6 I इंटू 20, तो I बराबर कितना हो जाएगा? 6/20, मतलब 10.3 एम्पियर। तो 0.6 और 0.3 एम्पियर किसमें है? आंसर ए आपका करेक्ट होगा। 0.6 और 0.3 एम्पियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सक, शल्य मतलब ऑपरेशन शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। ये कह रहा है नसबंदी जैसी बात कर रहा है, नसबंदी जैसी बात कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सक पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों के शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो देखो डिंब वाहिनी नली को अवरुद्ध किया जाता है, ठीक बात है। कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है, शल्य चिकित्सक में नहीं, शल्य चिकित्सक में नहीं। कॉपर टीका मेल में नहीं यूज होगा। कॉपर टीका क्या कह रहा है? चिकित्सक की बात करेगा, शल्य की। तो कॉपर टी ऑपरेशन से नहीं डाली जाती, नॉर्मली डाली जाती है। और जिसका उपयोग पुरुषों में, सबसे बड़ी बात है लिखा है पुरुषों में, लेकिन कॉपर टी का यूज कौन करता है? कॉपर टी का यूज महिलाएं करती हैं। कॉपर टी का यूज कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। महिलाएं, कॉपर टी का यूज महिलाएं करती हैं। शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। शुक्रवाहिका को जो है, शुक्रवाहिका को ये फीमेल में अवरुद्ध किया जाता है, औरतों में, औरतों में। तो क्या होगा? डिंब वाहिनी नली को अवरुद्ध किया जाता है। आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा कि डिंब वाहिनी नली को अवरुद्ध किया जाता है मेल में। और मेल की नसबंदी को क्या कहेंगे? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाएगी? वैसेक्टोमी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वैसेक्टोमी कहलाएगा, वैसेक्टोमी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास कल होगी संडे को। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों में अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।